दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने मिशिको को सामने खड़े हुए पाया। वो अजीब से अंदाज में मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, सॉरी, मैं अपना हक समझती हूँ कि तुम्हें परेशान करती रहूँ, मगर मैं समझती हूँ कि मैं तुम्हें अक्सर परेशान करती रहती हूँ। मैं नहीं समझता कि आप मुझे परेशान करती हैं मिस मिशिको। मैंने खुशगवार मूड में कहा, मैं आगा माशी से मिलना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझसे ज़हनी राब्ता कायम करती मिस मिशिको, मैंने कहा और वो मुस्कुरा दी। बदशक्ल होने के बावजूद खूबसूरत आंखों की मालिक ये लड़की कभी कभी बहुत दिलकश लगती। उस वक्त भी बादलों की छाँव में उसकी मुस्कुराहट मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मैं सोच रहा था कि मिशिको की ख्वाहिश पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। चुनाचे मैंने उसे इशारा किया और मैं उसके साथ चल पड़ा। फिर इसके बाद मैंने उस पर एतबार किया और उसे तय खाने में ले आया। यहाँ मैंने थोड़ी सी बुलंद ज़र्फ़ी का सबूत भी दिया। मैंने उससे कहा, तय खाने को खोलने और बंद करने का तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। तुम पूरी एहतियात के साथ यहाँ से वापस निकल जाना। मैं एक अच्छे दोस्त होने का सबूत देते हुए तुम्हारे और आगामाशी के दरमियान कोई मुदाखलत नहीं कर रहा। मैं चलता हूँ। बाहर तो आ गया था, लेकिन दिल को खौफ का एक हल्का सा एहसास था। दुनिया बहुत बुरी जगह है और फिर साजिशों के ये जाल तो बड़े ही भयानक थे। कहीं ऐसा न हो कि धोखा खा जाऊं। लेकिन फिर दिल ही दिल में हंसने लगा। मैंने सोचा कि अगर धोखा खा भी गया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका नतीजा क्या निकल सकता है। सिर्फ इतना कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बारिश शुरू हो गई और बाहर बारिश के हंगामे भी जारी हो गई। पता नहीं क्यों उन लोगों को अभी तक मेरा ख्याल नहीं आया। बहुत देर के बाद मैंने मिशिको को उन लोगों के दरमियान ही देखा और मुझे इत्मीनान हो गया कि मिशिको वहाँ से खैरियत के साथ वापस आ गई है। उसके और बूढ़े के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसका मुझे इल्म नहीं था। कोई और भी शख्सियत मेरी तरफ कोई ख़ास मुतवज्जा नहीं हुई। लेकिन उस शाम अचानक ही लीना ख़ास तौर से मुझसे मिली और कहा, सुनो, अगर कोई ख़ास मसरूफियत नहीं है तो उस होटल के कमरे में मुझसे मुलाकात करो, कुछ ख़ास बातें करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, मैंने जवाब दिया और लीना की ख्वाहिश के मुताबिक होटल में पहुँच गया। लीना ने अपने कमरे में मेरा इस्तकबाल किया और मैंने उससे कहा, मिस लीना, क्या आपने ये कमरा ख़ास तौर से हासिल किया है? मैंने नहीं, बल्कि यूँ समझो कि कुछ लोगों ने अपने मकासद की तकमील के लिए ये कमरा मुझे लेकर दिया है। कुछ लोगों में कौन है? सर फहरिस्त नियाज़ अली, लीना ने जवाब दिया। और मिस्टर हैम्बर्ट को ये बात मालूम है कि नियाज़ अली आपको इस तरह इस्तेमाल कर रही हैं? बिल्कुल, सवाल करने वाली बात ही नहीं है। जाहिर है डैडी की इजाज़त के बगैर मुझे नियाज़ अली से बराह रास्त क्या दिलचस्पी हो सकती है। मेरी तमाम दिलचस्पियाँ तुम्हारे साथ हैं। वैसे मौसम इतना खूबसूरत है कि अगर तुम चाहो तो हम बाहर चलकर किसी पुरसुकून गोशे में बैठें, अगर आप कोई ख़तरा ना महसूस करें तो। लीना हंसने लगी, फिर बोली, मुझे भला किस बात का ख़तरा हो सकता है? ठीक है, फिर आइए। हम होटल के पुरसुकून गोशे में जा बैठे। वह मुझे देखकर मुस्कुराई, फिर बोली, अब ये बताओ कैसे हो? मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर कहा, ठीक हूँ, आपके सामने ही रहता हूँ। हाँ, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं कितनी मोहतात हो गई हूँ, और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ी है, क्योंकि जी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अकल की बात है। वैसे मैं ये महसूस कर रही हूँ कि तुम अपना काम बड़ी खुश असलूबी से सरअंजाम दे रहे हो। मैं नियाज़ अली से भी मालूमात हासिल कर चुकी हूँ और ये अंदाज़ा लगा रही हूँ कि तुम बड़ी मेहनत से हमारे लिए काम कर रहे हो। मिस लीना, मैंने आप लोगों से वादा किया है। डैडी के इल्म में भी ये बात आ चुकी है। डैडी ने खुद कई दिन तक तुम्हारा जायज़ा लिया है। एक बात और भी कहना चाहती हूँ, मैं साइमा को भी टटोल चुकी हूँ और नगमा के बारे में भी मालूमात हासिल कर चुकी हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है उन दोनों को इस बात का इल्म नहीं। कम से कम तुम नगमा को बिल्कुल लिफ्ट नहीं देते और एक तरह से उससे एलर्जिक हो। जी, जहाँ तक बात रही साइमा की तरफ तुम्हारा झुकाव इसलिए बर्दाश्त किया जा सकता है कि तुम उसके डैडी के मुलाजिम हो, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि बाजी मेरे हाथ आ गई, लीना ने मायने खेज लहजे में कहा और मैं उसकी तरफ देखता रहा। कुछ लम्हे खामोशी रही और इसके बाद लीना ने कहा, छोड़ो खैर, वैसे एक बात मेरे लिए काबिल हैरत है, वो भी फरमा दीजिए। मैंने कहा और वो सोच में डूब गई। फिर बोली, चलो जाने दो, आपकी मर्जी। वैसे एक बात बताइए, आपको यहाँ आने में दिक्कत नहीं हुई? मैंने सवाल किया। आपकी गैर मौजूदगी से किसी को कोई तशवीश तो नहीं होगी? वो लोग आपको तन्हा कैसे छोड़ देती हैं? बस ये समझ लीजिए कि मौका पाकर निकल आती हूँ। वैसे एक बात बताओ, हाँ, इस दौरान नगमा से तुम्हारी मुलाकात हुई है? इत्तफाक से नहीं हुई। पता नहीं किस टाइप की लड़की है, तुमसे इश्क भी करती है और कई कई दिन तक मुलाकात भी नहीं करती।
बस यही तो खूबी है उसके अंदर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर वो मुझ पर मुसल्लत रहा करती तो मर जाने की हद तक बोर हो चुका होता। लीना हंसने लगी, फिर बोली, तब तो मुझे भी मोहतात रहना चाहिए। वैसे मेरा एक और ख्याल है कि ज़िंदगी में अगर कोई किसी को चाहने लगता है तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि अपने महबूब की कुर्बत में रहे। मैंने मौजू बदलने के लिए लीना से कहा, एक बात बताइए मिस लीना, आपके डैडी का इस सिलसिले में क्या नज़रिया है? मैंने डैडी को सारी तफसील बता दी है। मैंने उनसे साफ साफ कहा है कि अंकल न्याज अली ने मुझे एक ऐसे नौजवान की जानिब मुतवज्जा किया है जो यहाँ एक मुनफरिद हैसियत का हामिल है। मैंने डैडी को बताया है कि तुम बड़े काम के आदमी हो और इस मंसूबे के तहत मैंने तुम्हें अपने मकसद के लिए तैयार कर लिया है। डैडी मेरी इस काविश से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। वैसे हम लोग एक बात सोच रहे हैं, ये कि हम उस कोठी से कहीं और मुंतकिल हो जाएं। क्या हयात अली साहब इसकी इजाज़त दे देंगे? वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, तो फिर कोई और हुक्म मेरे लिए? हाँ है, फरमाइए। मुझसे शादी कर लो, वो बेहजाबी से बोली और मैं एक लम्हे के लिए चौंक सा पड़ा। बाद में मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेहतर है कि इस सिलसिले में अभी हम कुछ वक्त इंतज़ार करें। हम दोनों हंसने लगे। इसके बाद हम वहाँ से उठ गए। मैं कोठी पहुँच गया। सारी सूरत हाल मुनासिब थी। मुझे कुछ यूँ महसूस हो रहा था जैसे आज हालात कुछ नासाजगार हों। साइमा, मशाल और नगमा एक जगह नज़र आ रही थीं और जब मैं कोठी में दाखिल हुआ तो उनकी निगाहें एक अजीब से अंदाज में मेरी तरफ उठ गईं। तीनों के चेहरे कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रहे थे। मैंने दिल ही दिल में अपने आप पर फातिहा पढ़ी और आहिस्ता से चलता हुआ उनके करीब पहुंच गया। आइए आइए, बड़ी मसरूफियात चल रही हैं आजकल, साइमा ने तंजिया लहजे में कहा। जाहिर है बाहर की वैरायटी बाहर की होती है, नगमा ने कहा। समझा नहीं, मैं मुस्कुराते हुए बोला। अरे हम क्या समझाएंगे, आपको तो अल्लाह समझाएगा, साइमा तंजिया लहजे में बोली। आज मौसम काफ़ी ख़राब मालूम होता है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है आकिल भाई। साइमा तो आजकल आपकी बहुत शिकायतें करती है, मशाल ने कहा। मैं समझा नहीं, कैसी शिकायत? कुछ तफसील से बताइए। मासूमियत तो आप पर ख़त्म है जनाब, कुछ समझते ही नहीं हैं। आप देखिए ना, पता भी नहीं है कि वो कहाँ हैं। कौन? फॉरेन क्वालिटी? बात कुछ समझ में नहीं आई। बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हयात अली साहब ने मुझे काम से भेजा था। वैसे फराज भी नज़र नहीं आ रहे। अंकल ने काम से भेजा था, आप चाहें तो पूछ सकती हैं, मैंने नगमा के सवाल के जवाब में कहा। नगमा चौंक कर पहले मशाल फिर साइमा को देखने लगी और बोली, कहीं हमें गलत फहमी तो नहीं है? कैसी गलत फहमी? मुझे तो कुछ बताइएगा, मैंने कहा। असल में लीना घर पर मौजूद नहीं है और बात बड़े अजीब से अंदाज में की गई है और आप भी मौजूद नहीं थे और इस बात का सबको इल्म है कि मिस लीना आप पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। कमाल है साहब, अब ये हलफनामा भी भरना पड़ेगा मुझे। आइए, अगर हयात अली साहब मौजूद हैं तो मैं आपको उनसे तस्दीक करा दूं कि मैं उनके काम में मसरूफ़ था। अच्छा चलिए, मान लिया, मैं तो पहले ही कह रही थी, नगमा ने बड़ी अपनाइयत से कहा। अब तय ये है कि हमारे साथ खाना खाएं और कल आप हमें तफरीह के लिए ले जाइए। हमें से क्या मुराद है? मेरा मतलब है हम सबको। कल तो मुश्किल है। क्यों? असल में आपको इस बात का इल्म है साइमा साहिबा कि मैं अपनी मर्जी से कोई प्रोग्राम नहीं बना सकता और फिर वैसे भी मैंने अभी इतना ही कहा था कि फराज सामने से आता हुआ नजर आया। गाड़ी से उतरकर वो सीधा हमारे पास पहुंचा। कमाल है, यानी वो जो कहते हैं ना कि हम बियाबान में थे, घर में बहार आई थी। उसने मशाल को देखते हुए कहा। इनका नाम बहार नहीं मशाल है, नगमा ने कहा। लेकिन आप बियाबान में क्यों चले गए थे? मैंने सवाल किया। घास खाने, फराज संजीदगी से बोला और सब हंस पड़े। लीना के बारे में फराज ने भी सवाल किया। साइमा जल्दी से बोली, ना जाने क्यों इन दिनों वो खामोशी से निकल जाती है और हैरानी की बात यह है कि ऐसे वक्त में जनाब आकिल साहब भी नहीं होते। क्या कहा जा सकता है। वो शाम उन लोगों की नज़र हो गई। लीना भी बाजार से वापस आ गई। रात का खाना मैंने उन लोगों के साथ खाया। रात को बिस्तर पर लेटकर मैंने खुलूसे दिल से रजब अली को पुकारा। रजब अली, मेरी जान, मेरी रूह, मेरी ज़िंदगी, मेरे दोस्त। सच्ची बात यह है कि इस वक्त अपने किसी का तसव्वुर आता है तो वो तू है। लेकिन क्या करूं मैं तेरे लिए? कैसे वो ज़िंदगी वापस ले आऊं जिसमें तुम मेरे साथ रहो? मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूं चीफ, अगर तुम मुझे एक बात की इजाज़त दो। रजब अली की आवाज़ सुनाई दी और मैं उछल कर बैठ गया। मैंने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। रजब अली की आवाज़ फिर उभरी। मुझे देखने की कोशिश तो बेकार ही है। एक बेजिस्म वजूद को तुम भला कैसे देख सकोगे? वैसे चीफ, मुझे क्यों याद किया? रजब अली, मेरे कान धोखा तो नहीं खा रहे?
नहीं चीफ, जैसे ही मौका मिलता है मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करता हूं। काश मैं तुम्हें छू कर देख सकता। मैं उन लड़कियों से ज़्यादा तो हसीन नहीं हूं जिनका मजमा तुमने आजकल अपने गिर्द लगा रखा है। इसी बात का दुख होता है रजब अली। किस बात का? कि ऐसे मौक़ों पर तू मेरे साथ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम मुझे अखलाकियात का सबक देते रहते, और ख़ुद आजकल जो अखलाकियात का सबक पढ़ रहे हो मुझे उसके बारे में भी मालूम है। रजब अली, अगर तुम्हें इस बारे में मालूम है तो तू ये भी जानता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अहमक हो नंबर 1। रजब अली ने कहा। क्यों? इतने हसीन हसीन चेहरे तुम्हारे गिर्द बिखरे हुए हैं, हर एक तुम पर जान निसार कर रहा है, और तुम बुद्धू बने हुए हो, मुकम्मल बुद्धू। खैर रजब अली, ये बात तो तू जानता है कि मैंने इखलाक का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा, और बेचारा इखलाक परेशान खड़ा हुआ है कि कब तुम उसका दामन छोड़ो और कब वो रफू चक्कर होने की कोशिश करे। रजब अली ने कहा। मेरे सामने नहीं आ सकता मेरे दोस्त, तेरी ये बातें सुनने के लिए बेचैन हो गया हूँ। एक बात बताओ चीफ, एक गुनाह करने को दिल चाह रहा है, जायज़ रहेगा या नहीं? कैसा गुनाह? चीफ, एक पावर हासिल हुई है मुझे, एक ऐसा इल्म जिससे मैं अपने आप को किसी दूसरे के जिस्म में दाखिल कर सकता हूँ। यानी एक ऐसे जिस्म में जो बेदाग हो, लेकिन किसी हादसे के तहत उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। क्या मतलब? ऐसे इंसानी वजूद जो अचानक किसी हादसे का शिकार हुआ हो और मैं ऐन हादसे के वक्त वहाँ मौजूद हूँ। चीफ, ऐसे लम्हे में मैं किसी भी बदन में दाखिल हो सकता हूँ और उसके बाद उसकी हैसियत से मैं रह सकता हूँ। रजब अली, मुझे तेरे वजूद की खुशबू ही तो अजीज़ है। अगर ऐसा कर सकता है तो ऐसा कर ले तू। एक ख़तरनाक काम है चीफ। क्यों? बस मुकम्मल तजुर्बा नहीं किया है मैंने, कहीं यह तजुर्बा किसी तौर नुकसान देना हो। तफसील बताना चाहेगा मुझे? नहीं चीफ, तफसील तो अभी मुझे भी नहीं मालूम। पहले तो मुझे ये बताओ कि ऐसा करके मैं तुम्हारे पास पहुंचूं तो तुम मुझे कबूल कर लोगे, क्यों नहीं? अच्छा तो ठीक है। वैसे एक और दूसरी बात भी है चीफ, जगराजन राज इन दिनों अफ्रीका में गया हुआ है। अफ्रीका के मासूम सियाफामों को वो अपने जाल में फंस रहा है और अपने काले इल्म का प्रचार कर रहा है। चीफ, क्या उसे चलकर पकड़ें या फिर उसे दूर रहकर अपने तौर पर कोशिशें करें? मैंने कुछ देर सोचा, फिर उसके बाद रजब अली से कहा। रजब अली, उससे थोड़ा फासला इख्तियार किया जाए तो अच्छा है। हमारे पास अभी कोई कुव्वत नहीं है, तू भी मेरी निगाहों से रूपोश है। जब तक हमें कोई ऐसी कुव्वत हासिल नहीं हो जाती कि हम जगराजन राज का मुकाबला कर सकें, अगर हम उसकी निगाहों से दूर रहें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ चीफ, तो फिर मैं कोशिश करूँ? मुझे कब तक पता चलेगा? नहीं चीफ, ये इंतज़ार नहीं, कोशिश है। पहले अपने आप को इस इल्म और अमल के तहत किसी इंसानी जिस्म में दाखिल करता हूँ, उसके बाद इस काविश का रद्द-ए-अमल देखता हूँ। अगर तमाम हालात बेहतर रहे तो मैं आपसे मुलाकात करूँगा। चीफ, मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन आप यकीन कीजिए कि हालात इसी की इजाज़त देती हैं। अब आप देखिए कि इतने अरसे से आप सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हैं, ना सिर्फ सुकून की बल्कि ऐश की भी। तेरे बगैर सब कुछ बेमज़ा है रजब अली। मैंने कहा। ये तो खैर मैं मानता हूँ, मगर चीफ, इस मजबूरी को क्या कहोगे जो हम पर मुसल्लत है? तू कह रहा है कि इन दिनों जगराजन राज यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला हम लोग हैं चीफ। ये भी उसके लिए बड़ी दुख भरी बात है कि हम उसे डॉज देने में कामयाब हो गए हैं। बेशक इस वक्त वो वहाँ उजारादारी कायम कर रहा है और एक नए मजहब की बुनियाद डाल रहा है। छोड़ेंगे तो खैर नहीं हम उसको, वैसे अपने आप को मजबूत कर ले वो। इसके बाद उधर का रुख तो करना है हमें, लेकिन अभी नहीं। अभी हम अपनी तामीर के दौर में हैं। जिस मुश्किल में गिरफ्तार हो गए हैं उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसमें कामयाबी हासिल हो जाए। मैं कह रहा था कि अगर वो वहाँ है तो वो वहाँ है, लेकिन उसके पैरोकार चारों तरफ बिखरे हुए हैं। चीफ, जल्दबाजी ना करो, कुछ वक्त तो मेरे साथ गुजार सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है। चीफ, कोई ऐसी कोशिश हो जाए जिससे मुझे कामयाबी हासिल हो जाए तो फिर तुम्हारे पास आने का मज़ा आ जाएगा। ना सही मेरा अपना बदन, किसी और का सही। असल में कुछ ऐसी टेक्निकल उलझने हैं जिनकी वजह से मैं ज़रा सा परेशान हूँ। अगर उन उलझनों पर काबू पा लिया तो समझो बस रजब अली किसी न किसी शक्ल में तुम्हारे पास ज़रूर रहेगा। अब क्या प्रोग्राम है तेरा? बस जा रहा हूँ, तुम्हें किसी सूरत में मशकूक नहीं करना चाहता। ओके ठीक है रजब अली। बहरहाल मेरे लिए क्या यही खुशी कम है कि कभी कभी तेरी आवाज़ ही सुनाई दे जाती है। ओके चीफ, ओके। और इसके बाद खामोशी छा गई और फिर रात के ना जाने कौन से पहर तक मैं रजब अली को याद करता रहा। दूसरा दिन हो गया और दूसरे दिन की सुबह सबसे पहले लीना ने मुझसे मेरी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इन लड़कियों ने तो नाक में दम कर डाला था, दूसरे कोई काम ही नहीं करने देती थी।
मैंने बूढ़े की निगरानी के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया था वो बहुत शानदार था। मिशिको ने मुझसे कोई तफसील से मुलाकात नहीं की, लेकिन उस पर वैसे तो निगाह पड़ती ही रहती थी। बहुत ही रिजर्व किस्म की लड़की थी और कोई ऐसा मामला नहीं था जिससे मुझे उसकी तरफ से कोई तशवीश हो। फिर लीना ने मुझसे कहा, आज रात को कोई प्रोग्राम ना रखना, लेट नाइट में तुम्हें डैडी से होटल में मुलाकात करनी है, उस होटल में जिसमें हम लोग मिलते रहते हैं, ठीक है। और फिर उस रात सारे मामलात से निमटने के बाद मैं होटल चल पड़ा। होटल के दरवाजे पर उस कमरे पर दस्तक दी तो अंदर आने की इजाज़त मिल गई। कमरे में हैम्बर्ट मौजूद था। उसकी तेज़ आंखें मेरा जायज़ा ले रही थीं। हेलो मिस्टर हैम्बर्ट, मैंने उसे मुखातिब किया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो बस मुझे देखे जा रहा था। लीना कमरे में मौजूद नहीं थी। वैसे भी यहाँ आते हुए मैंने उसे कोठी में नहीं देखा। मैं एक लम्हे के लिए झिल्ला सा गया। मिस्टर हैम्बर्ट, क्या आप नशे में हैं? मैंने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा और वो एकदम चौंक पड़ा। फिर जल्दी से बोला, नहीं, जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। आप पथराए हुए बैठे हैं। मैं समझा कि शायद या तो आप गहरे नशे में हैं या फिर सो चुके हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा जायज़ा ले रहा था। क्या कहना चाहते हो? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको हेलो कह रहा हूँ और आप मेरा जायज़ा ले रहे हैं। वेरी गुड, बहुत पसंद आए तुम मुझे। ऐसे लोग जो अपने अंदर एतमाद रखते हैं और किसी के सामने झिझकते नहीं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। लेकिन मैं आप जैसे लोगों को पसंद नहीं करता, मैंने जवाब दिया। लीना ने मुझे बताया कि ज़बरदस्त आदमी हो तुम। वैसे मैं भी रस्मी तकल्लुफ़ात में नहीं उलझता। इसके अलावा मुझे फेस रीडिंग से भी दिलचस्पी है। हर नए मिलने वाले को मैं अंदर से झांकता हूँ। तुम्हारा जायज़ा लेना इसलिए भी ज़रूरी था कि तुम्हें हमारे साथ बहुत दूर तक जाना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं आपको पसंद न करूं मिस्टर हैम्बर्ट और आपके साथ एक कदम भी आगे न बढ़ सकूं। क्या तुम आम हालात में भी इतने ही सख्त गिर इंसान हो? मैं किसी भी तरह के हालात में सख्त गिर नहीं हूं, लेकिन किसी को अपने सर से ऊंचा भी नहीं समझता। वेलकम वेलकम माय डियर, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं मिस्टर हैम्बर्ट, हाथ मिलाने का वक्त आपने फेस रीडिंग में ज़ाया कर दिया। जिद्दी भी हो। मेरी बेटी बहुत ज़हीन है। किसी मामूली आदमी से वो इतने गहरे राब्ते नहीं कर सकती। जो कुछ उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है, तुम उसकी मुकम्मल तस्दीक कर रहे हो। खैर छोड़ो, अब मुझे उस पुरस्कार बूढ़े की तफसील बताओ जो इस वक्त तुम्हारे कब्जे में है। वो बिल्कुल खैरियत से है और उसकी कोई तफसील नहीं है। मुझे यूँ लगता है जैसे अचानक तुम्हारा मूड ख़राब हो गया है। हाँ, मेरा मूड वाकई ख़राब हो गया है। मैं किसी ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसके अंदर इखलाक की कमी हो, गलतफहमी का शिकार ना हो। लीना के हवाले से भी मैं तुम्हारा बुजुर्ग होता हूँ। खैर छोड़िए, मुझे बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? नहीं, बैठो, आराम से बैठो और ये बताओ मेरे साथ ताउन के लिए तुम किस हद तक तैयार हो? सबसे पहले आप अपनी शख्सियत को दुरुस्त कीजिए मिस्टर हैम्बर्ट, उसके बाद मैं ये फैसला करूँगा कि मुझे आपके लिए क्या करना चाहिए। बहुत छोटी सी बात का तुम बुरा मान गए हो। खैर, अब मुझसे हाथ मिलाओ। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर एक तरह से ज़बरदस्ती उसने मुझसे हाथ मिलाया। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि अब और ज़्यादा हमाकत का सबूत नहीं देना चाहिए। मैंने अब तक उसकी जितनी बेइज्जती कर ली, उससे उसको अपनी औकात का अंदाज़ा तो हो गया होगा। बस इतना ही काफ़ी है। इसलिए मैंने हाथ मिलाया और बैठ गया। हाँ, सारी बातें मेरे इल्म में आ चुकी हैं। तुम हमारे बेहतरीन साथी हो। मुझे बूढ़े के बारे में बताओ। मैंने एक लम्हे के लिए उस पर निगाह डाली, फिर कहा, उसके बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? क्या वो तुमसे मानूस है? नहीं, अभी नहीं। कोशिश कर रहे हो? जी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी तहवील में रहो, मेरे मुफादात के लिए काम करो। इस सिलसिले में तुम इब्तदाई तौर पर भी जो कुछ मांगोगे देने की कोशिश करूँगा। बाकी लीना ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा है, तुम ये समझ लो कि अपनी बेटी से कभी मुनहरिफ नहीं हो सकता। मैंने बहालत मजबूरी तुम्हें न्याज अली के ज़रिए खुद तक बुलाया है, लेकिन न्याज अली को मैं बआसानी रास्ते से हटा सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हो। मैंने इस ताउन के लिए मिस लीना से अपनी आमादगी जाहिर कर दी थी। न्याज अली को छोड़ो, हयात अली के बारे में क्या नज़रियात रखते हो? कोई नज़रिया नहीं, मुलाजिम हूँ उन लोगों का। उनके मुफाद का भी सोचता हूँ। और अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचती हो? यही कि वो बेहतर होना चाहिए। मैंने जवाब दिया, सिर्फ होना चाहिए या उसके लिए कोई कोशिश भी कर रहे हो? उस हद तक जिस हद तक मुमकिन हो सकती हैं। कोई मंजिल नजर आई? अभी नहीं, मगर मैंने तुम्हें मंजिल का रास्ता दिखाया है मेरे नौजवान दोस्त। जिस तरह भी तुम पसंद करो, मुझसे मुआहदा कर लो। मैंने तुम्हें तमाम तफसीलात बता दी हैं। असल में उस बूढ़े का मसला ये है कि ये ऐसे इलाके का फ़र्द है जहाँ सोना चांदी के अंबार लगे हुए हैं, ज़रो जवाहर जहाँ बेहकीकत शाय की तरह बिखरे पड़े हैं। हम वहाँ नहीं जा सकते। ये बूढ़ा शख्स हमें वहाँ ले जा सकता है
और इसके बदले चकोमा वाले हमें हर वो चीज़ दे देंगे जिसकी हम ख्वाहिशमंद होंगे। चकोमा उस बूढ़े के कबीले का नाम है और वो लोग बड़ी आला सलाहियतों के मालिक हैं, जैसे ये बूढ़ा। खैर, मेरा ख्याल है मैं इतनी तफसील बताकर अपना नुकसान कर रहा हूँ। बात असल में यह है कि यहाँ भी मेरे वसाइल महदूद नहीं हैं। 50 तरीकों से मैं अपने लिए हमदर्द पैदा कर सकता हूँ, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब अपनी पसंद की कोई चीज़ हासिल हो जाए तो फिर फजूल चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और तुम मेरी पसंद के इंसान हो, ना सिर्फ मेरी पसंद के बल्कि मेरी बेटी भी तुम्हें पसंद करती है। ऐसी हालत में तुमसे अच्छा और कौन हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी। न्याज अली को मैंने इसलिए राजदार बनाया था कि यहाँ उसके वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं और तुम अगर मिल जाती हैं तो कुछ नए खेल शुरू करेंगे और ये नए खेल हमारे लिए बड़े कारआमद साबित हो सकते हैं। बोलो, आखिरी बार बोलो, क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? हाँ मिस्टर हैम्बर्ट, मैं तैयार हूँ। वेरी गुड। तो अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारे नाम से अकाउंट जिस बैंक में चाहूँ खोल सकता हूँ, बल्कि तुम खुद एक अकाउंट खोलो और उसमें भारी रकम जमा करा दो। ये रकम हमारे मकासद की तकमील के लिए है। मैं तुम्हें बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ूंगा। एक मंसूबा है मेरे जहन में। वो बूढ़ा खुशकिस्मती से इस वक्त तुम्हारी तहवील में है। मैंने इसलिए पूछा था कि वो तुमसे मानूस हुआ है कि नहीं। तुम उसे खुफिया तरीके से वहाँ से निकाल दो। हालात ऐसे पैदा करो जिससे अंदाज़ा हो कि वो खुद वहाँ से निकल भाग गया है। उसे किसी ऐसी जगह मुंतकिल कर दो जिससे तुम आर्जी तौर पर किराए पर हासिल कर सकते हो। हमारे साथ मिशिको है। मिशिको को मैं इस सिलसिले में तैयार कर लूँगा। एक एक करके हम लोग खिसकना शुरू कर देंगे। बूढ़ा जब हयात अली की तहवील से निकल जाएगा तो हयात अली हमें उसके बारे में बताएगा और हम हयात अली को मुजरिम करार देंगे, बल्कि ये भी कहेंगे कि उसने हम लोगों से पोशीदा रखने के लिए बूढ़े को कहीं छुपा दिया है। जाहिर है कि हमारे दरमियान तलखी पैदा हो जाएगी। मैं इस दौरान तैयारियां कर लूँगा और उस बूढ़े को लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। तुम्हें अपने बारे में मुकम्मल तफसीलात भी बताऊँगा और इस दौरान तुम अपने लिए दीगर तैयारियां भी कर लेना, जैसे पासपोर्ट वगैरह। मैं तुमसे अपने वतन में मुलाकात करूँगा। जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो नए सिरे से प्रोग्राम तरतीब देंगे और फिर वहाँ से मिशिको, बूढ़ा, तुम और हमारा छोटा सा ग्रुप उन इलाकों की जानिब सफ़र करेगा और हम आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ये लोग बूढ़े के बगैर आगे बढ़ने का इरादा नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। बड़ा बेहतरीन मंसूबा है। न्याज अली से आप क्या कहेंगे? यही कि हयात अली ने किस तरह सूरत हाल से वाकफियत हासिल करके बूढ़े को वहाँ से निकाल दिया। आखिर में ये तस्लीम कर लेंगे कि बूढ़ा खुद ही फरार हो गया है। ये एक गहरा मंसूबा होगा जिसमें बहरहाल तुम्हें मुआवनत करना पड़ेगी। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हैम्बर्ट ने अपनी जगह से उठकर मुझे गले लगा लिया था। फिर मैं वहाँ से वापस पलटा तो मेरे जहन में शदीद बोझ था। बड़ी अनोखी साजिश का शिकार हो गया था मैं। उस दिन मैंने खुद मिशिको को तलाश किया और जब अचानक मैं उसके सामने पहुंचा तो मैंने महसूस किया एक लम्हे को मिशिको सहरज़दा हो गई है। उसकी आंखों में खुशी के आसार नजर आए। मिशिको ने कहा, मिस्टर आकिल। मिशिको, मेरा ख्याल है किसी मुनासिब जगह आ जाओ। ये जगह बाग का वो हिस्सा हो सकती है जहाँ एक आध बार हम मिले हैं। कोई ख़ास बात है मिस्टर आकिल? हाँ ठीक है, मैं पहुँच जाती हूँ, उसने कहा और मैं उसके पास से पलट आया। लेकिन मिशिको की मुस्कुराती आंखें मेरा ताक़ुब करती रहीं। मैं उस जगह पहुँच गया जो खासी महफूज और सुनसान थी। कम अज़ कम यहाँ किसी के छुपकर हमारी बातें सुनने के इम्कानात कम थे। कुछ देर के बाद मिशिको भी वहाँ आ गई और बोली, मिस्टर आकिल, खैरियत तो है ना? हाँ, मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं मिशिको, भला आपसे क्या शिकायत हो सकती है? नहीं, मैंने सोचा कि शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप शायद के चक्कर में ना पड़ा करें, मैंने कहा और मिशिको मुस्कुरा दी। फिर मैंने कहा, मिशिको, एक बड़ी सनसनीखेज खबर है। क्या? वो किसी कदर हैरान सी होकर बोली। मिशिको, तकरीबन तमाम तफसीलात आपको मालूम हैं। ये भी आप जानती हैं कि ये वैशी लोग आगा माशी के ज़रिए ख़जानों की तलाश की कोशिश में हैं और उन इलाकों में जाकर आगा माशी को ख़जानों के हसूल का ज़रिया बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में ये क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन इनके अंदाज से ये पता चलता है कि कोई जायज़ तरीका इख्तियार नहीं करेंगे। इसमें कोई शक नहीं मिशिको कि हयात अली इनमें ज़रा बेहतर आदमी है। बाकियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो किस तरह के अमल करेंगे। मिशिको, ये आपस में भी साजिशें कर रही हैं जिनमें न्याज अली, तुम न्याज को जानती हो ना, नगमा का बाप, और साथ ही वो शख्स जिसे तुम यहाँ लाई हो, यानी मिस्टर हैम्बर्ट। मिशिको ने फिर एक बार मुझे निगाह उठाकर देखा और बोली, मिस्टर हैम्बर्ट के पास तुम मौजूद हो, तुम पर भरोसा भी करती हैं और तुमसे अपने काम भी लेना चाहती हैं, चुनाचे वो कोशिश कर रही हैं।
मिशिको, मैं तुम्हें जो खास बात बताना चाहता हूँ कि मिस्टर हैम्बर्ट ने अपनी बेटी लीना के जरिए मुझ पर जाल डालने की कोशिश की है। लीना ने मुझसे भी खुफिया मुलाकात की और मिस्टर हैम्बर्ट से भी। मेरी मुलाकात एक अलग जगह ले जाकर कराई। मिस्टर हैम्बर्ट मुझे मुंह मांगी दौलत देना चाहते हैं। फिलहाल उन्होंने ये फरमाइश की है कि मैं आगामाशी को अगवा करके कहीं पोशीदा कर दूं और बाद में मिस्टर हैम्बर्ट उसे लेकर वतन रवाना हो जाएं और फिर मैं वहां पहुंच जाऊं और इसके बाद फिर मिस्टर हैम्बर्ट अपने तौर पर उन इलाकों का सफ़र करें। ये ऐसा मुश्किल मरहला है मिशिको जो मेरे लिए बड़ा परेशान कुन है और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। सोचने समझने के बाद मैंने फैसला किया है मिशिको, इस बारे में तुमसे मशवरा करूं और कहूं कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। मिशिको बेसब्री से बोली, क्या? ऐसा कभी ना हो पाएगा। अगर आगामाशी हैम्बर्ट के हाथ लग गया तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। हैम्बर्ट एक वहशी दरिंदा है, वो उसे अपने तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसकी जान भी ले सकता है। यहाँ वो तन्हा नहीं आया मिस्टर आकिल, बल्कि उसके साथ कुछ पुरस्कार लोग भी हैं जो इधर उधर बिखर गए हैं। वो कोई लंबा खेल खेल रहा है। अगर उसने इस सिलसिले में उन पुरस्कार लोगों से काम नहीं लिया और तुम्हें अपना अल्लाहकार बनाना चाहते हैं तो उसका मकसद है कि उसके जहन में कोई गहरा मंसूबा है। नहीं मिस्टर आकिल, प्लीज़ होशियारी से काम लीजिए। जो कुछ भी हो, लेकिन उसे मिस्टर हैम्बर्ट के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम कहती हो कि मिस्टर हैम्बर्ट के साथ कुछ और पुरस्कार लोग भी हैं। पूरे दावे के साथ मैं ये बात कहती हूँ। मैंने खुद उन लोगों को सारी मंसूबाबंदी करते हुए देखा है, अपने कानों से उनकी बात सुनी है और ये भी सुना है कि वो मिस्टर हैम्बर्ट से पहले ही यहाँ के लिए चल पड़े हैं। अब वो कहाँ हैं इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ओह माय गॉड, ये वाकई अहम बात है। मैं सोचता रहा, फिर मैंने कहा, तो फिर मैं एक काम करता हूँ डियर मिशिको। और मिशिको सवालिया निगाहों से मुझे देखने लगी। आगामाशी को यहाँ से गायब करना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह की सूरत हाल एक पुरस्कार और पेचीदा शक्ल इख्तियार कर जाए। मैं तुमसे इसलिए मशवरा चाहता हूँ, जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि हयात अली बुरा इंसान नहीं है। अगर आगामाशी के लिए वो किसी भी शक्ल में ख़तरनाक साबित हो तो तुम बेफिक्र रहो मिशिको। मैं आगामाशी की भरपूर हिफाजत करूँगा। वो लोग तो दौलत के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन मैं दौलत पर लानत भेजता हूँ। मैं आगामाशी को उसके कबीले तक पहुँचाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मिशिको, ये मेरा तुमसे वादा है, लेकिन मैं तुम्हें ख़ास तौर से बताए दे रहा हूँ, परेशान ना होना। मैं कोई ऐसी मौसर मनसूबाबंदी करूँगा। मैं ये समझता हूँ कि हैम्बर्ट यहाँ मौजूद है और उसने मुझे अपना अलाकार बनाया है। मैं उससे मिलता रहूँगा और ये जानता रहूँगा कि वो क्या कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही जब आगामाशी यहाँ से गायब हो जाएगा तो मैं यही कहूँगा कि या तो ये किसी की साजिश है या फिर आगामाशी ने यह खुद किया है। तुम्हें उस वक्त तक यहाँ आराम से रहना होगा और अपने आप पर पूरा पूरा काबू रखना होगा। तो क्या आगामाशी को तुम यहाँ से कहीं और पहुँचा दोगे? इसके लिए मैं इंतहाई कोशिश करूँगा और तुम्हें इस बारे में अपने साथ रखूँगा, लेकिन हमें बड़ी एहतियात करना होगी, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि ये लोग आखिरी हद तक कोशिश करेंगे। फिर जब मैं ये देखूंगा कि हैम्बर्ट इस सिलसिले में बेबस हो गया तो हयात अली को इस बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस तरह बात के खुल जाने का खतरा है। मिशिको तशवीश ज़्यादा निगाहों से मुझे देखने लगी, फिर बोली, कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ गए हम लोग, कैसे बुरे लोगों के हाथ लग गए। देखो क्या नतीजा निकलता है। हम शायद इस सिलसिले में कुछ भी ना कर सकें। ऐसी बात नहीं है मिशिको, तुम इत्मीनान रखो और अपने आप को पुरसुकून रखना। तुमसे मशवरा करके मैंने बड़ा सुकून हासिल किया है, तुम भी मुतमईन हो जाओ। मिशिको ने मुझे देखते हुए कहा, अगर तुम इस सिलसिले में इत्मीनान का इजहार कर रहे हो तो यकीन करो मुझे भी काफ़ी इत्मीनान हो गया है। इसके बाद मिशिको खामोशी से वहाँ से चली गई और शुक्र है किसी ने हमें नहीं देखा। फिर 2 या 3 दिन और गुजर गए, कोई अहम बात नहीं हुई। नियाज़ अली से एक बार फिर मुलाकात हुई तो उसने कहा कि मैं तैयारियां करूं और वक्त बहुत तेज़ी से इस मुहिम के आगाज़ की तरफ जा रहा है। उधर हैम्बर्ट अपनी फितरत कमीनगी से काम लेते हुए बस इस कोशिश में था कि जिस तरह भी बन पड़े बूढ़े को अपनी तहवील में ले ले। लेकिन इसके बाद एक ऐसा सनसनीखेज वाक़या हुआ कि मेरे दिमाग की चूलें हिल कर रह गईं और सही मायनों में इन सारे मामलात में मुकम्मल तौर पर मुलविस ना होने के बावजूद मेरे होशो हवास कुछ लम्हे के लिए मुअत्तल हो गए। बूढ़ा बड़े आराम के साथ तय खाने में अपना वक्त गुजार रहा था और कोई तरद्दुद उसके चेहरे से जाहिर नहीं होता था। लेकिन उस शाम जब उसको ग़िज़ा वगैरह देने के लिए मैं खुद उसके पास पहुंचा तो तय खाना खाली था। इतना बड़ा इलाका नहीं था कि बूढ़ा किसी जगह मेरी निगाहों से ओझल हो जाए। रास्ते जूं के तूं थे और कहीं भी कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आती थी जहां से यह एहसास हो कि उसे ख़ास तौर से खोला गया है।
लेकिन बूढ़ा तय खाने के अंदर नहीं था। लम्हों में मेरी निगाहों ने यह जायजा ले लिया कि वो वहां मौजूद नहीं है, और इस चीज़ ने मेरे एहसास पर जो असर डाला था वो बहुत बुरा था, और मैं कुछ लम्हों के लिए एहसाबी तौर पर मफलूज होकर रह गया। मैंने एक लम्हे के अंदर अपने आप को संभाला, सोचा कि बूढ़ा कहाँ जा सकता है, और एक ही ख्याल जहन में आया, सिर्फ एक ही ख्याल, मिशिको के अलावा किसी और को यह रास्ता मालूम नहीं था, और मिशिको जो कुछ थी वो भी मुझे मालूम था। तो क्या मिशिको किसी तरह उन लोगों की आलाकार हो गई, या फिर अपने तौर पर उसने कोई अमल कर डाला? बुरी तरह दौड़ता हुआ वहां से बाहर निकला। दौड़ता हुआ मिशिको के कमरे तक पहुंचा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। फिर इसके बाद मैंने पूरी कोठी में मिशिको को तलाश कर डाला, लेकिन मिशिको का कोई वजूद नहीं था। मैं सन्नाटे में रह गया। खूबसूरत आंखों वाली लड़की इतनी धोखेबाज निकल आएगी ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। मिशिको पर इतना शदीद गुस्सा आ रहा था मुझे कि बयान से बाहर है। ऐसे मौके पर लीना मिल गई, मेरे पास पहुंची और बोली, मिस्टर आकिल, रात को यहाँ पाए बाग में मुलाकात करेंगे। मैंने तल्ख निगाहों से उसे देखा और बोला, तुम लोगों को इसके सिवा और कोई काम नहीं होता, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। मैं गुस्सीले अंदाज में वहां से पलट पड़ा। इसके बाद मैं अपने तौर पर हर ऐसे फर्द से ढके छुपे अल्फाज में मालूमात हासिल करता रहा, जिससे मुझे बूढ़े के यहाँ से जाने के बारे में मालूमात हासिल हो सकती। अगर बूढ़े को अगवा किया गया है तो कौन से रास्ते, कौन सा तरीकाकार होगा? इन तमाम बातों के बारे में सोच ही रहा था कि मिशिको को कुछ पैकेट उठाए हुए अंदर दाखिल होते हुए देखा, और मैं सन्नाटे में रह गया। मैंने अपने आप को उसकी निगाहों से पोशीदा कर लिया, लेकिन इतनी गहरी निगाहों से मिशिको का जायजा लेता रहा कि शायद मैंने कभी किसी को इतनी गहरी निगाहों से ना देखा हो। मैं उसके चेहरे के तासुरात से किसी खास बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें नाकाम रहा। मिशिको ने अपने लाए हुए पैकेट लीना के हवाले किए और इसके बाद अपने कमरे में आ गई। मैं उसका ताक़ुब कर रहा था और किसी तौर पर उसे यह अंदाज़ा नहीं होने दिया था मैंने कि ऐसी कोई हरकत कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं आवाज़ दिए बगैर उसके कमरे में दाखिल हुआ और मिशिको चौंक पड़ी, लेकिन मुझे देखकर उसके चेहरे पर सुकून के आसार फैल गए। अलबत्ता मैं उसे घूर रहा था और मेरे बदले हुए अंदाज को महसूस करके उसने कहा, हेलो, क्या बात है? मिशिको, आगामाशी कहाँ है? क्या? वो चलकर खड़ी हो गई। नहीं मिशिको, तुम मुझे पूरे एतमाद और खुलूस के साथ बताओ कि आगामाशी कहाँ है। क्या कह रही हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आगामाशी तय खाने से गायब है? नहीं। वो उछलकर बाहर के सिमत भागी तो मैंने बेतकल्लुफी से उसके सामने हाथ करके उसे अपने बाजू में लेपेट लिया। मिशिको एक लम्हे के लिए एक अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई। मेरा बाजू चूंकि उसके सीने से लिपटा हुआ था इसलिए वो मेरे बिल्कुल करीब हो गई थी। अलबत्ता मैंने ये महसूस किया कि उसने मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी महबूबियत पैदा हो गई। उसने निढाल सी निगाहों से मुझे देखा और मैंने उससे कहा, मिशिको, देखो, मैंने तुमसे हर तरह से ताउन किया है, सिर्फ तुम हो जो तय खाने का रास्ता जानती हो। मिशिको, जो कुछ भी होगा मुझे उसकी परवाह नहीं। अगर आगामाशी को तुमने यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दिया है तो मुझे बता दो। वैसे भी मैं उसे यहाँ से हटाना चाहता था, और ये बात भी तय है कि हम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने की तैयारियां कर रही हैं। मिशिको, तुम खुद भी ये बात मुझे बता चुकी हो कि तुम अपने तौर पर वहाँ नहीं जा सकती। दूसरी बात यह कि आगामाशी की गुमशुदगी के बाद ये लोग बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में काम करेंगे, और लाजमी अमर है कि उन्हीं इलाकों का रुख करेंगे जो तुम्हारी रिहाइशगाहें हैं। तुम्हें रास्ते ही में ट्रेस कर लिया जाएगा, और उसके बाद तुम्हें जो परेशानी होगी इस कोशिश के बावजूद मुझे अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मिशिको, मैं चाहता हूँ कि किसी जल्दबाजी का शिकार ना हो, बल्कि हमारे ताउन को कबूल कर लो। मैंने मिशिको का चेहरा देखा। उसके चेहरे पर पथराए हुए से तासुरात थे। फिर उसने सर्द लहजे में कहा, तो तुम ये समझते हो कि मैंने आगामाशी को वहाँ से गायब कर दिया है और कहीं और उसका ठिकाना बनाया है? हाँ मिशिको, मेरे जहन में यही ख्याल है। तो अपने दिल से इस ख्याल को निकाल दो। मैंने ऐसा नहीं किया है, और मुझे नहीं मालूम था कि आगामाशी अब उस तय खाने में नहीं है। मैं वैसे भी उससे ज़्यादा नहीं मिलती थी ताकि कोई मुझे ट्रेस ना कर पाए और तुम्हारे एतमाद को ठेस ना लगे। 3 दिन पहले मैं उसे मिली थी, उसके बाद नहीं मिली। ना ही मुझे आगामाशी के बारे में कुछ मालूम है, और अब इसके बाद भी तुम मेरी बात को झूठ समझकर मुझ पर ही शक करना चाहो तो सुनो, मैं अपने आप को हर तफ्तीश के लिए पेश कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अजियत देने के बजाय आगामाशी के सिलसिले में मुझसे ताउन करो तो बहुत बेहतर होगा। मिशिको का लहजा, उसके चेहरे के तासुरात, उसकी संजीदा शख्सियत ये बताती थी कि वो झूठ नहीं बोल रही। मेरे जहन में तब्दीलियां पैदा होने लगीं। इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़की ज़रा मुनफरिद नौयत की हामिल थी, और फिर कुछ हालात और शवाहिद इस तरह के थे जो मुझको यकीन दिला रहे थे
कि अगर मिशिको ने बूढ़े को गायब नहीं किया है तो फिर वो झूठ भी नहीं बोल रही। फिर बूढ़ा कहाँ गया? दोनों ही शख्स उसे अगवा कर सकते थे, नियाज अली भी और अहमद भी। मेरे लिए बड़े फिक्र के लम्हात पैदा हो गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब मैं हयात अली साहब को क्या जवाब दूं। उधर मिशिको तशवीश भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मिस्टर आकिल, और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। वो बोली, मैं आपको एक बात कहूँ, आप ये ख्याल दिल से बाहर निकाल दें कि आगामाशी को मैं कहीं ले गई हूँ। आप खुद अपनी अकल से सोचिए, ऐसा कैसे मुमकिन है? और फिर मुझ जैसी बेसहारा लड़की, मैं बाजार गई हुई थी। लीना ने मुझसे जनाना ज़रूरियात की कुछ चीज़ें मंगवाई थीं। आप ये बात उसे मालूम कर सकते हैं। मिस्टर आकिल, मुझे बताइए आप इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं? ताउन कीजिए आप इस सिलसिले में मुझसे। अगर आप भी ताउन करें तो मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। सुनिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आगामाशी से मेरा टेलीपैथी का राब्ता है। वो जहाँ भी है मैं टेलीपैथी के ज़रिए उससे राब्ता कायम कर सकती हूँ और बता सकती हूँ आपको कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया और कौन उसे यहाँ से ले गया। मिस्टर आकिल, इसके बाद मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मैं सच कह रही हूँ। आपको धोखा देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आप प्लीज़ मुझ पर एतबार कीजिए। मेरे दिल में गहरा गुदाज पैदा हो गया और मुझे यकीन हो गया कि मिशिको सच कह रही है। ये पेशकश भी बहुत उम्दा थी। वाकई इस तरह वो आगामाशी से राब्ता कायम करके मुझे सूरत हाल बता सकती थी। इंतज़ार कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने उसे कहा, मिशिको, ये काम तुम कितनी देर में कर लोगी? 1 घंटे के अंदर अंदर तुम यहाँ मौजूद रहो। उसने जवाब दिया। मैं तशवीश ज़्यादा निगाहों से मिशिको को देखता रहा। मिशिको, सबसे पहला काम तुम आगामाशी को राब्ता कायम करने का करो। अगर आगामाशी खुद कहीं गया है तो उससे पूछो कि वो कहाँ मौजूद है। अगर वो ये कहे कि जहाँ भी है अपने आप को महफूज समझता है तो तुम उससे कहो कि वो हिफाजत के साथ अपनी जगह रहे। मैं पहले यहाँ के हालात देखता हूँ। उसने कहा, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। मैं मुराकबा करके आगामाशी से राब्ता कायम करती हूँ। मैंने मिशिको की यह दरख्वास्त न टाली, खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। एक ऐसा पुरस्कार गोशा मुंतखब कर लिया गया जहाँ किसी के मदाखलत के इम्कानात नहीं थे। मिशिको ने एक दीवार की जानिब रुख करके ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। मैं उससे कुछ फासले पर उसकी हिफाजत के लिए मौजूद था। वक्त गुजरता रहा और मिशिको आंखें बंद किए खामोश रही। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे आवाज़ दी, मिस्टर आकिल। मैंने चौंक कर उसे देखा और उसके पास पहुंच गया। फिर बोला, हाँ मिशिको। मिशिको के चेहरे पर एक गम आलू तासुर था। मैंने कहा, मिशिको। उसने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर बोली, उससे राब्ता नहीं हो रहा। ओह, मतलब ये कि? हाँ, मैंने हर मुमकिन कोशिश की है मगर वो मेरा पैगाम वसूल नहीं कर रहा। वजह? एक ही वजह हो सकती है। वो क्या? या तो वो बेहोश है या फिर हाँ या इस दुनिया में नहीं है। मिशिको एक सिसकी सी लेकर बोली और मैं परेशानी से उसे देखने लगा। मिशिको की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। नहीं मिशिको, ये तो तुम्हारा ख्याल है। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे। हाँ पूछो, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। क्या आगामाशी को इतनी आसानी से हलाक किया जा सकता है? नहीं, आगामाशी बहुत ही पुरस्कार अलूम का माहिर है। हाँ, अगर एक बाकायदा मंसूबे के तहत उसे ख़त्म किया जाए तो जाहिर है वो लाफानी नहीं है। तो फिर एक बात जहन में रखो मिशिको, इनमें से हर शख्स आगामाशी की हिफाजत के लिए मजबूर है, ना कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। तुम जानती हो आगामाशी के लिए वो सारे के सारे किस कदर मुज़तरिब हैं, कितने परेशान हैं उसके लिए। ये उसे ट्रैप तो कर सकती हैं, कोई उसे मार नहीं सकता। मेरे इन अल्फाज से मिशिको के चेहरे पर रौनक वापस आ गई। उसने कहा, यह तो तुम ठीक कहते हो। सिर्फ ये सोचो कि उसे अगवा किया गया है तो जाहिर बात है कि होशोहवास में रखकर अगवा नहीं किया गया होगा। मुझे अंदाज़ा हो रहा है ऐसी शक्ल में मिशिको ज़्यादा से ज़्यादा उसे बेहोश किया गया होगा। तुम बेफिक्र रहो, इस वक्त कोई परेशानी की बात नहीं है। जब भी तुम्हें मौका मिले उससे राब्ता कायम करके मालूम करने की कोशिश करो कि वो किस आलम में है। हाँ, एक बात मैं तुमसे ज़रूर कहूँगा। क्या? ये कि जब मालूम हो जाए तो मुझे उसके बारे में ज़रूर बता देना। मिशिको ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा, एक कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर आहिस्ता से बोली, मिस्टर आकिल, अगर आप मेरी बात पर यकीन करना चाहें तो कर लें। इस वक्त यहाँ इन अजनबी लोगों के दरमियान जिनमें हर शख्स मुझे एक बुरा इंसान नजर आता है, तुम मिस्टर आकिल, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम पर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगे। उसे मुतमईन करने के बाद मैंने उसे वहाँ से रवाना कर दिया। लेकिन अब मेरे लिए तशवीश के वो लम्हात थे जिनका कोई हल फिलहाल मेरे पास नहीं था। सोचना था, गौर करना था। वक्त गुजरता रहा और मैं सोचता रहा। आखिरकार मैंने फैसला किया कि हयात अली साहब को इस सिलसिले में अपना राजदार बनाना चाहिए। मैंने मौका देखकर हयात अली साहब से मुलाकात की।
हयात अली साहब के सामने जब भी पहुंचता था उनके चेहरे पर इस्तकबालिया तासुरात फैल जाते थे। मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि मेरे बारे में वो बहुत अच्छे ख्यालात रखती हैं और मुझसे मोहब्बत करती हैं। उस वक्त भी उन्होंने बड़ी पुरशफ़क़त मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया, लेकिन मेरे चेहरे पर तशवीश के आसार देखकर वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो गए। हयात अली ने कहा, क्या बात है आकिल, तुम्हारे चेहरे पर तशवीश के आसार हैं? सर, एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। वारदात? जी। भाई पहेलियाँ ना बुझवाओ। मैं शायद जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी नहीं हूँ। हयात अली साहब, जो कुछ मैं आपसे कहूँगा शायद आप उसे बर्दाश्त ना कर सकें। नहीं, ये ख्याल दिल से निकाल दो, ऐसी बात भी नहीं है। मेरे अंदर बर्दाश्त करने की बहुत सलाहियत है। कोई ख़ास बात है क्या? जी। भाई प्लीज़ कहो। हयात अली साहब परेशान लहजे में बोले। बूढ़ा अपनी जगह मौजूद नहीं है, मैंने कहा। हयात अली साहब की कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। उनका मुंह खुला था, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, मतलब वो तय खाने से गायब है। गायब है? जी। मगर कैसे? हयात अली साहब, अगर मुझे ये मालूम होता कि वो कैसे तय खाने से गायब हुआ है तो आप यकीन कीजिए कि वो गायब नहीं हो सकता था। लेकिन उफ, मेरे खुदा, क्या वाकई? जी हयात अली साहब। एक लम्हे के लिए हयात अली साहब के चेहरे पर ऐसे आसार पैदा हुए जिनमें शक का पहलू था। वो मुझे देखते रहे तो मैंने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस वक्त आप ये सोचने में हक बजानिब हैं। क्या मतलब? हयात अली साहब, मैं अपने आप को बहुत बड़ा फेस रीडर नहीं कहता, लेकिन आपके चेहरे पर एक लम्हे के लिए मैंने बेयकीनी के आसार देखे हैं। सॉरी आकिल, सॉरी, इंसान हूँ, इंसान भटक ही जाता है। हाँ, ऐसा हुआ है। तुम चाहो तो मैं इसके लिए तुमसे मुआफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए ऐसा हुआ है। मेरे सामने तुम्हारा एक तवील सफ़र है। मेरा मकसद है, काफ़ी अरसे से मैं तुम्हें जानता हूँ। बेशक तुमने मेरे चेहरे पर जो तासुर पढ़ा वो सच है, लेकिन इसके बावजूद मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा है। ये बात तो तुम्हें मानना पड़ेगी। जी। और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये बात कहता हूँ कि तुम गलत इंसान नहीं हो। शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ, शर्मिंदगी के साथ साथ। सवाल ये पैदा होता है कि वो कहाँ गया? कुछ नहीं कह सकता। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया तो बहुत बड़े नुकसान से दो चार होंगे हम। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे गिर्द जो जाल फैला हुआ है उसमें किसी पर भी शक किया जा सकता है, लेकिन एक बेमकसद शक जिसका कोई सबूत नहीं होगा हमारे पास। और तुम मुझे बताओ कि बगैर सबूत के हम अगर किसी से इस बारे में शिकायत करें या कुछ कहें तो एक बहुत बड़ा फसाद मोल लेना होगा। लोग मुझ पर भी शक कर सकती हैं, क्योंकि बूढ़ा जो हैसियत रखता था उसमें यह बात तो खुलकर कही जा सकती है कि वो मेरी तनहा मलकियत नहीं था, बल्कि और लोग भी उसके हकदार थे। परेशान हो गया हूं मैं, लेकिन सुनो, अभी ये बात किसी को बताना मुनासिब नहीं होगा, बल्कि हम लोग कोशिश करते हैं, तहकीक करते हैं, मालूमात करते हैं कि बूढ़ा किसकी तहवील में चला गया। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं एक काम करूं। हाँ, हैम्बर्ट यहाँ मौजूद है? जी। मैं हैम्बर्ट से इस मौजू पर बात करूं? हैम्बर्ट से आप बात कीजिएगा, लेकिन अब मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूं कि इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा खौफनाक ना बनाइए। अपने तौर पर तहकीकात कीजिए। अभी हम इसे एक झगड़े का रूप नहीं दे सकते, इससे हमें बूढ़े बाबा की तलाश में नाकामी होगी। मैं खुद भी खामोश तो नहीं बैठूंगा। अभी तो मैं ये जायज़ा लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ से निकला कैसे, लेकिन कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। मैं परेशान हूँ बेटे, मेरे साथ ताउन करना। मैं बात करता हूँ हैम्बर्ट से भी और अपने तौर पर कुछ और मालूमात हासिल करता हूँ। खैर, अब तो ये तकदीर का खेल है। बात इसकी नहीं कि बूढ़ा गायब हो गया और हम एक अजीम शान खजाने से महरूम रह जाएंगे, बल्कि बात सिर्फ ये है कि वो लोग मुझे बेईमान समझेंगे, जबकि मैं बेईमान नहीं हूँ। आप मुतमईन रहें, मैं आपको किसी भी मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया, हयात अली साहब ने कहा और मैं उनके पास से निकल आया। लेकिन हयात अली साहब की शराफत मेरे दिल पर नक्श हो गई थी। एक भी तल्ख लफ्ज़ नहीं कहा था उन्होंने, जबकि बहरहाल ये मेरी जिम्मेदारी थी। वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। लीना हैम्बर्ट मुझे मिली। बड़ा पुरस्कार सा अंदाज था उसका। कहने लगी, मिस्टर आकिल, डैडी तुमसे होटल के उसी कमरे में मिलना चाहते हैं। रात को 9:30 बजे प्लीज़ तुम उनके पास पहुंच जाना। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। मैं जानता था कि मिस्टर हैम्बर्ट क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मेरे पास तो उनके लिए कोई न्यूज़ नहीं थी। मैं वक्त मुकर्रर पर जब होटल के उस कमरे में दाखिल हुआ तो मिस्टर हैम्बर्ट ने मेरा बड़ा पुरतपाक खैर मकदम किया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और खुद मिस्टर हैम्बर्ट ही ने दरवाज़ा खोला। फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझसे गले मिले और इसके बाद मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गए। सोफे पर बिठाते हुए उन्होंने कहा, नौजवान लड़के,
मैं अपने आप पर फख्र करता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में हमेशा हीरे मुंतखब किए हैं और जब भी मैंने किसी पर निगाह डाली है और उस पर कोई एतबार किया है तो मुझे धोखा नहीं हुआ है। बैठो। मैं नहीं जानता था कि तुम इस कदर शानदार कारकर्दगी के मालिक निकलोगे। तुमने वाकई मुझे हैरान करके रख दिया है। मैं बैठ गया। मैंने हाथ उठाकर कहा, देखें मिस्टर हैम्बर्ट, मेरे पास आपके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। मिस्टर हैम्बर्ट भी मेरे सामने बैठ गए। फिर बोले, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप इस कदर पुरजोश क्यों हैं? क्योंकि हयात अली मुझे बता चुकी हैं कि बूढ़ा शख्स अपनी जगह से गायब है। मैं जानता हूं कि वो क्यों गायब है और कहां पहुंचा है, और मैंने मिस्टर हयात अली से बड़ी तशवीश का इजहार किया। लेकिन तुम यकीन करो कि मैं बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी को छुपाने में कामयाब हुआ हूं, और इस वक्त मुझे इंतहाई अफसोस है मिस्टर हैम्बर्ट कि मैं आपकी खुशी को नुकसान पहुंचा रहा हूं। मिस्टर हैम्बर्ट ने चौंक कर मुझे देखा और फिर जल्दी से बोला, क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे चेहरे पर मुसर्रत का वो इजहार नहीं है जो कि मैं सोच रहा था। मिस्टर हैम्बर्ट, बूढ़े को मैंने गायब नहीं किया, वो खुद अपनी जगह से गायब हो गया है। हैम्बर्ट फटी फटी आंखों से मुझे देखता रह गया। देर तक वो मुझे इसी तरह देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, हालांकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे मजाक नहीं करते और इस वक्त भी तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे, लेकिन हंसो और कहो मिस्टर हैम्बर्ट, कैसा रहा मेरा मजाक? मैं भी हंसूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन प्लीज संजीदगी से वो मत कहना जो कह रहे हो। हैम्बर्ट पर एक हिजानी सी कैफियत तारी हो गई। लेकिन जो हकीकत थी वो तो कहना ही थी, मैंने कहा, और मेरे जहन में यह तस्वुर भी है मिस्टर हैम्बर्ट कि आपने मौका मिलने पर किसी और जरिए से तो ये काम नहीं कर डाला। हैम्बर्ट का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं और उसने घुर्राई हुई आवाज में कहा, मैं शायद इस मजाक को बर्दाश्त न कर सकूं। अब इंकशाफ कर दो इस बात का कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। बोलो, मजाक कर रहे हो ना मुझसे? नहीं मिस्टर हैम्बर्ट, यह सच है कि बूढ़ा अपनी जगह से गायब है। इसका मकसद है कि किसी ने उसकी ज्यादा कीमत लगा दी है मुझसे, हैम्बर्ट ने कहा, और मेरे होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। नौजवान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। हो सकता है कोई बहुत बड़ा लालच हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात हो और तुम बहक गए हो, लेकिन देखो ये बहकना तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। मुझसे ही ताउन करो, मुझे बताओ कहाँ पहुंचा दिया उसे, और अगर तुम ये चाहते हो कि उसे गायब करके हम लोगों की जाती चपकलिश से फ़ायदा उठाओ तो ठीक है। हर शख्स को इस बात का हक पहुंचता है कि वो अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए मौके से फ़ायदा उठाए। इस वक्त एक शख्स हम सबके लिए दिलचस्पी का बाइस है। हयात अली है, न्याज अली है, मैं हूँ। इसके अलावा भी कुछ ऐसे किरदार हैं जो बहरहाल बूढ़े में दिलचस्पी लेती हैं। चुनाचे अगर तुम किसी से सौदेबाजी करना चाहते हो तो मुझे बताओ कि अगर अब तक किसी से बात की है तो तुम्हें क्या कीमत पेश की गई है उस बूढ़े शख्स की, और मुझसे क्या लेना चाहोगे? इस बात को जहन में रखना कि मैं तुम्हें दूसरों से ज़्यादा ही दूंगा। और कुछ मिस्टर हैम्बर्ट, आपने मुझे यहाँ बुलाया था इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ, और मैंने आपको तमाम सूरत हाल बता दी है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम्हें तुम्हारी कामयाबी की मुबारकबाद दूँ और ये सोचकर मुबारकबाद दूँ कि तुमने ये काम मेरे लिए किया है। लेकिन तुम जो कुछ कह रहे हो वो ना तो मेरे लिए जहनी तौर पर काबिल कबूल है, ना मैं तुम्हारी बात को सच मानूंगा। तो फिर अब मुझे इजाज़त, मैंने खड़े होकर कहा, और हैम्बर्ट मुझे घूरने लगा। फिर बोला, ठीक है जा सकती हो, लेकिन एक बात जहन में रखना कि तुम्हारी ज़िंदगी भी अजीरन हो जाएगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे ज़राए लामहदूद हैं और मैं हर जगह अपने लिए मुस्तकिल इंतज़ामात कर सकता हूँ। तुम अगर बूढ़े की सौदेबाजी करोगे तो उससे जो कुछ तुम्हें हासिल होगा उसे इस्तेमाल न कर सकोगे, ये मेरा दावा है। और कुछ, मैंने सर्द लहजे में कहा। गेट आउट, हैम्बर्ट ने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, और मैं खामोशी से बाहर निकल आया। जाहिर है कि इस वक्त इस हंगामा राई की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं नॉर्मल होकर सारे काम करना चाहता था। वापस कोठी में आ गया। दूसरा दिन बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। हयात अली से भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। फराज भी कुछ मसरूफ़ था। शाम तक मकसद बेमकसद अपने कामों में मसरूफ़ रहा। रात को ज़रा तबीयत कुछ घबराई तो चहलकदमी के लिए निकल पड़ा। हयात अली साहब की खूबसूरत कोठी के सामने वाले हिस्से में काफ़ी आगे जाकर एक छोटा सा खूबसूरत पार्क था। मेरे कदम उसी पार्क की जानिब बढ़ गए। रास्ते बिल्कुल सुनसान और खामोश थे। एक सड़क बराबर से गुजरती थी। मैं सड़क के किनारे किनारे ही चल रहा था कि अचानक ही एक कार मेरे करीब आकर रुकी। गाड़ियां तो यहाँ से गुजर रही थीं, लेकिन यह पुरस्कार कार मेरे करीब आकर रुकी थी। इस पर मुझे ज़रा हैरत हुई। अलबत्ता दूसरे लम्हे कार के दरवाजे खुले और कई आदमी उतरकर मेरी जानिब लपके। उनमें से एक ने आगे बढ़कर मेरा गिरेबान पकड़ लिया। दूसरे की आवाज़ सुनाई दी, हिलने की कोशिश की बेटे।
तो आज तुम्हारे अब्बा जान भी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। अचानक ही उस आवाज़ से शनासाई का एहसास हुआ। मैंने आंखें फाड़कर हैरानी के आलम में उस शख्स को देखा और एक लम्हे में उसको पहचान लिया। जब्बार था, वही जब्बार जिसे हयात अली साहब ने बूढ़े बाबा की निगरानी के लिए रखा हुआ था और जिसने मेरे हाथों मार खाई थी। उसके साथ खान भी मौजूद था। 2 आदमी नए थे, लेकिन मेरी कमर से लगने वाली पिस्तौल की नाल ने मुझे किसी मुदाफियत से बाज रखा। जब्बार ने कहा, पहचान गए दोस्त। मैंने कहा था, जब्बार से झगड़ा मोल लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान उठा जाओगे। नहीं माने, अब बोलो। देखो, मैं नहीं, मैं या तुम नहीं। अब बताओ क्या कहते हो इस बारे में। तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में। मैं तो तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा, खून पी जाऊंगा तुम्हारा, जब्बार ने गुराई हुई आवाज में कहा। ठीक है, तो फिर इस सिलसिले में इंतजार क्यों कर रहे हो। नहीं दोस्त, इंतजार नहीं कर रहा, मामला कुछ ऐसा है। जब्बार ने शायद पीछे खड़े हुए आदमी को इशारा किया था। पिस्तौल के दस्ते की जरब दोबारा मेरे सर के पिछले हिस्से पर पड़ी और मेरे दोनों हाथ फिजा में फैल गए। जाहिर है मैं सुपरमैन तो था नहीं कि कुली तौर पर इतने सारे आदमियों से मुकाबला करता। सर पर पड़ने वाली जरब ने आंखों में कहकशां उतार दी और उसके बाद जब होश आया तो कहकशां में नहीं बल्कि ज़मीन पर ही था और एक वसी और कमरे में था जिसकी छत काफ़ी बुलंद थी। एक कोने में ऊपर जाने वाली सीढ़ियां बनी हुई थी। बाएं तरफ एक आतिशदान नजर आ रहा था जिसमें बुझे हुए कोयले पड़े हुए थे। इसके अलावा कमरे में कुछ नहीं था। मैं देर तक पड़ा, अपनी जगह, उस जगह के बारे में अंदाजा लगाता रहा। कुछ देर के बाद मुझे एहसास हो गया कि यह कोई ऐसा तय खाना है जिसे तवील अरसे से इस्तेमाल नहीं किया गया। सीलन की बू मेरे उसी अंदाजे की तस्दीक करती थी। फिर मैंने आंखें बंद करके जहन को गुजरे हुए वाक़यात की जानिब मुंतकिल कर दिया। ये जायज़ा लेने लगा मैं कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया था और यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची है। लम्हा लम्हा मेरा जहन काम करता रहा और गुजरे हुए वाक़यात मुझे याद आ गए। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। अब मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी इस बेहोशी को कितना वक्त गुजर गया है। जब्बार ने मुझसे अपना इंतकाम लिया था और ज़ाहिरी बात है कि ये उसी की रिहाइशगाह थी।